Students, we are starting the concept solid with the concept. That concept is elasticity. Elasticity. We are going to start the concept elasticity. तो हमारे सामने सबसे पहली बात होती है कि इलास्टिसिटी क्या चीज है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास चैलेंज वाली बात है। देखो, हम ना फिजिक्स को कभी भी, फिजिक्स को जब भी पढ़ना हो उसको डेली लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ो। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने कभी? तो आपका आंसर आएगा कि यस सर, हमने सुना है इलास्टिक वर्ड। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इलास्टिक वर्ड आपने कहां पे सुना है? ठीक है, इलास्टिक वर्ड आपने कहां पे सुना है? तो आप कहोगे सर हमने ना इलास्टिक, जैसे कि इलास्टिक यूज करते हैं सर हमारे लोअर, हमारी जब हम जीन की पैंट लेके जाते हैं तो वो दुकान वाला कहता है कि ये इलास्टिक है। तो इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर फोर्स को रिमूव करें तो वो एज इट इज अपनी शेप ले लेता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसका फ्री एंड है और इसको हमने यहां से अटैच कर रखा है, यहां से ये फिक्स है। इस फ्री एंड पे अगर मैं फोर्स लगा दूं तो क्या होगा एक्चुअल में? एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये ऐसे ऐसे फैल गया है, देखो, ठीक है ना, ये फैल गया और फैला कहां से लेकर कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक। वो जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, लेट अस कंसीडर दैट इज एक्स। नाउ रिमूव दैट फोर्स। अब इस फोर्स को रिमूव कर दो। तो जैसे ही आपने यहां पे आके इस फोर्स को रिमूव की, वैसे ही वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा गेन कर गया। ऐसी टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की या ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखो बच्चों, मैं आज दोबारा से इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। यूं मान लीजिए कि बिल्कुल फ्रेश है। यहां वाला ये एफ, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट को आप मेरी ख्याल से पहले भी पढ़ के आए हैं। और मैं अगर बिल्कुल सही हूं तो आपने इसे पढ़ा है WPE में, वर्क पावर और एनर्जी वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ के आए हैं। आई थिंक, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप WPE में पढ़ के आए हैं इसको। वर्क पावर और एनर्जी में इसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स आपने निकाली थी, दैट स्प्रिंग फोर्स वाज माइनस ऑफ kx। और ये स्प्रिंग फोर्स को आप बोलते थे कि दिस इज नथिंग बट द रीस्टोरिंग फोर्स। And restoring force is always directed opposite to the displacement. So we have taken here the negative sign, and k is known as spring constant, basically spring constant, and having the dimensions as equivalent to the ratio of force to the displacement. Force is Newton, displacement is meter, then this is Newton per meter. Or we can say its dimension formula is m1 t minus 2. m1 t minus 2, this is the dimensional formula for spring constant. देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये आपको रीस्टोरिंग फोर्स बताता है। और यहां से आपने मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाफ kx square, where x is the displacement from mean position and k is the spring constant. That is also known as, first word is elastic. इलास्टिक, इलास्टिक का क्या मतलब होता है? मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था। इलास्टिक का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के कारण उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, जैसे ही फोर्स रिमूव किया, ऑब्जेक्ट ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से गेन कर लिया, दोबारा से गेन कर लिया। ठीक है ना? दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑब्जेक्ट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं साउंड वेव की। साउंड वेव की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? साउंड वेव की जनरल बात करता हूं मैं। आपसे अगर मैं पूछूं सभी बच्चों से
कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। भाई हमारे मीडियम में पार्टिकल 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 बैठे हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बैठे हैं, ऐसे पार्टिकल्स बैठे हैं। आपको पता है कि साउंड इज एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है ये, और कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में ये ट्रेवल करती हैं। कॉम्प्रेशन होता है इसमें और रेयर फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, होता है ना कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब मान लीजिए कि यहाँ बैठे इन पार्टिकल्स को इसने क्या किया, कॉम्प्रेस किया, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से क्या हुआ, कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, या इस पार्टिकल का यहाँ पे बैठे किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन हो सकता है, यहाँ पे बैठे किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन हो सकता है, यहाँ पे बैठे किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन हो सकता है। इसी तरह से इस पार्टिकल को जब हमने धक्का दिया तो ये इस पार्टिकल के साथ कोलाइड हो सकता है, इसके साथ कोलाइड हो सकता है, मतलब ये जिसके साथ कोलाइड हुआ अब वो भी तो आगे जाएगा, वो नेक्स्ट पार्टिकल के साथ कोलिजन होगा। लेकिन ये जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे ही अपनी मीन पोजीशन पे वापस चला जाएगा। अब अपनी मीन पोजीशन पे वापस किसके कारण जाएगा, वो वापस जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। और रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर मैटर के पार्टिकल में आता है, इसका मतलब है हमारी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, इलास्टिक हैं। उनका नेचर कैसा है, इलास्टिक नेचर है। यानी कि ये बात 100% श्योर है बेटा, जब आप बोलते हो ना, मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में मीडियम के पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता हूं। एक्चुअल में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मीडियम के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो, तो एनर्जी लेके वो क्या करेंगे, वो भागेंगे, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट से स्ट्राइक करेंगे वैसे ही वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। और इस दौरान टाइम लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, टाइम लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, बोलने के बाद पार्टिकल उछल के चले गए और 10 मिनट बाद वो आराम से टहलते बहलते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि यहाँ पे टाइम लैग का जो कॉन्सेप्ट है वो होता ही नहीं है, टाइम लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पार्टिकल एकदम से वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं, एकदम से वापस, ठीक है, ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट सा, नैनो सेकंड भी नहीं कह सकते हम, इतने कम टाइम में पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ सकता है। यानी कि हमारे जो नेचर है, हमारे नेचर के पार्टिकल्स जो हैं उनका बिहेवियर भी कैसा पाया गया, इलास्टिक बिहेवियर पाया गया। अब हमसे पूछा कि क्या कोई परफेक्ट इलास्टिक है, तो हमने आंसर किया कि नहीं, परफेक्ट इलास्टिक तो कोई भी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया इसका, रबड़, रबड़ को हम लगातार अगर खींचते जाएं खींचते जाएं खींचते जाएं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां जाके वो अपने इलास्टिक बिहेवियर को क्या कर देगा, लूज कर देगा। जहां जाके वो इलास्टिक बिहेवियर को क्या कर देगा बच्चों, लूज कर देगा, उसका इलास्टिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो हमने क्या बात करनी है, हमने किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो हमने कहा कि इलास्टिक बिहेवियर के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, इलास्टिक बिहेवियर के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है रीस्टोरिंग फोर्स की। इलास्टिक बिहेवियर के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो होती है किसकी, रीस्टोरिंग फोर्स की, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आपकी अप्लाइड रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर नहीं बनती तो इन दैट सिचुएशन पार्टिकल का इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का भी बोल सकते हो आप, इलास्टिक बिहेवियर नहीं है। ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि रीस्टोर फोर्स तभी होगी जब आप अप्लाई करेंगे, और उस अप्लाइड फोर्स का नाम यहाँ पे क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। उस अप्लाइड फोर्स का नाम ही हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है। यानी जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स होगा। एंड दिस डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कंस्टिट्यूट द वर्ड स्ट्रेस इन सॉलिड्स। ये स्ट्रेस वर्ड को बनाता है। दिस इज वी से रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और वी कैन से डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग
force per unit area. We always say that the ratio of restoring force per unit area or deforming force per unit area will constitute the word stress, or we can simply say force upon area, that is nothing but equal to stress. But force upon area is equal to pressure. This is the case of fluids, but this is the case of solids. In case of solid, we have the word stress, while in case of फ्लूइड्स के केस में फोर्स पर यूनिट एरिया किसके लिए डील करता है? प्रेशर के लिए डील करता है, ठीक है ना, वो प्रेशर के लिए डील करता है। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 और एरिया का l2, देन दिस हैज द डायमेंशन m1 l-1 और t-2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस. एक्चुअली we can write the SI or CGS unit. Then SI unit is force upon area. Force is Newton, area is meter square, so Newton per meter square, and this is equal to kilogram per meter per second square. In CGS, we can write the unit. In CGS, in place of Newton, we have to write the word Dian. Dian, जिसको आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम per centimeter per second square. This is CGS unit. ठीक है, किसका? स्ट्रेस का. Now we have to deal with the types of stress. After that we will move to the strain, and after that we will deal with Hooke's law, modulus of elasticity. All these concepts we have in this chapter. That chapter is solid and first part is elasticity. ठीक है, जिससे हम डील कर रहे हैं बच्चा पार्टी. तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन स्ट्रेस के बारे में. स्ट्रेस को हमने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और जितना रिस्टोर होगा उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, एंड दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने बनाया और उनकी यूनिट्स भी हमने लिखी. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. वी हैव द वर्ड स्ट्रेस. आज के टाइम पे बहुत स्ट्रेस है वैसे भी, ठीक है, और हमारे पास वर्ड भी स्ट्रेस आया. देखो हद की बात, देखो कि स्ट्रेस वैसे ही कम नहीं हो रहा इस कोरोना के चलते, और वर्ड भी कैसे कैसे आ रहे हैं, और जिनसे हमें पढ़ना भी है, बताओ, उनको पढ़ना भी है, उनको एक्सप्लेन भी करना है ना. तो भाई क्या करें, अब आपकी फिजिक्स में आ गया तो पढ़ना ही पड़ेगा जी, हैं, साथ साथ चाय पीते पीते पढ़ते हैं जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया. ये देखो भाई बच्चों, ये है हमारे पास स्ट्रेस, और आज हम बनाएंगे स्ट्रेस के टाइप्स, ठीक है. तो स्ट्रेस के हमारे पास दो टाइप हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस, एक है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें इंसान की जान नहीं जाती, ठीक है. नॉर्मली जो डेली लाइफ में स्ट्रेस आ जाते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस, और एक है जी टेंजेंशियल टेंजेंशियल, और इसे आप बोलते हैं शेयरिंग, क्योंकि इसमें हो जाती है जी, अगर ये स्ट्रेस रहेगा तो इंसान एकदम से बूढ़ा हो जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी जी, ठीक है. और नॉर्मल स्ट्रेस में कुछ नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस में थोड़ी खींचातान हो सकती है ना. तो नॉर्मल स्ट्रेस में आपको नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करना होगा. नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. शेयरिंग या शेयरिंग शेयर बोलते हैं बच्चे इसे, ये है इसकी स्पेलिंग, शेयरिंग, ठीक है. शेयरिंग होता है ये, नॉट शेयरिंग. शेयर वाला नहीं होता ये. हाँ जी, ये ईशान भाई तू रुकता नहीं है ना. देखो भाई, हमने अपनी बात की स्टार्टिंग करी है नॉर्मल स्ट्रेस से, और हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस के भी टाइप्स लिखने वाले हैं, एंड यू विल गेट सरप्राइज्ड कि नॉर्मल स्ट्रेस भी अपने टाइप्स ले बैठा है. बताओ
है ना। नॉर्मल स्ट्रेस के भी हमने 3 टाइप्स बना रखे हैं, ठीक है, और इन तीनों के तीनों टाइप्स से अब हमें पढ़ना है। एक टाइप है हमारे पास टेंसाइल, एक है कॉम्प्रेसिव और एक है हाइड्रोलिक। एक है हमारे पास टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस है, एक है कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव, एक है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का क्या मतलब है, क्योंकि ये ज्यादातर फ्लूइड्स के साथ ही डील करता है, इसलिए इसका हाइड्रोलिक स्ट्रेस हमने नाम रखा है, हाइड्रोलिक। ठीक है, ये फ्लूइड्स के साथ ही डील करता है। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस, ये आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इनके डायग्राम्स बना लेते हैं हम अलग अलग। ठीक है, देखो ये हमारे पास है एक लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, बताओ भाई फिट नहीं आया है क्रॉस सेक्शन में, चलो कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा बच के हमसे, है ना। ये लो जी, ये बिल्कुल फिट आया, ये देखो। ठीक है, तो ये है हमारे पास लेंथ एलिमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ फोर्स लगानी है ऐसे, और यहाँ फोर्स लगानी है ऐसे, ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए। यहाँ हमने फोर्स लगानी है अंदर की तरफ ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ फोर्स हम लगाएंगे आउटसाइड कुछ इस तरह से, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे इनवर्स लगाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो फिर इनकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि अगर मान लो यहाँ से देखें तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इतनी इंक्रीज होगी, मान लो यहाँ पे भी इतनी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो गई इनकी लेंथ। ठीक है ना, तो ये इनका क्रॉस सेक्शन, और जो इंक्रीज हुआ है लेंथ में, पहले उनकी एल लेंथ थी, अब इंक्रीज हो गई, उनकी लेंथ हो गई है एल प्लस डेल्टा एल, और ये आपने फोर्स अप्लाई कर रखी एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ। अब मान लो कंप्रेसिव में क्या होगा, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी बाय सम फैक्टर, से दैट फैक्टर इज डेल्टा एल। तो अब देखो बच्चों, आपको क्या कहा गया, टेंसाइल में इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड टेंसाइल। ठीक है ना, यहां पे भी आपके पास क्या होगा, यहां लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ जिसमें इंक्रीज हो जाए उसको आप बोलते हैं टेंसाइल, लेंथ जिसमें डिक्रीज हो जाए उसको आप बोलते हैं कॉम्प्रेसिव। यहां पे भी डेफिनेशन यही रहेगी, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात आती है हाइड्रोलिक की। हाइड्रोलिक कहाँ पे होता है, हाइड्रोलिक ज्यादातर लिक्विड के साथ पॉसिबल होता है, ज्यादातर लिक्विड्स के साथ ही हम इस बात को डील करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, ये देखो भाई, ये मान लो आपके पास ये ओरिजिनल जो वॉल्यूम थी इसकी, वो थी V के बराबर, हमने लगाई नॉर्मल फोर्स ऐसे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये नॉर्मल फोर्स हमने लगा रखी है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोलिक का मतलब है यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम V थी, अब उसके पास बाकी बची V माइनस डेल्टा V, एंड दिस हैपेंस ओनली फॉर फ्लूइड्स, so that stress is known as hydraulic stress, that stress is known as hydraulic stress. Now we have to move to the article that is tangential or shearing, जिसके कारण शेप चेंज हो जाती है। ठीक है ना, इसके कारण क्या चेंज होता है, शेप चेंज होती है बच्चों, केवल और केवल। ठीक है, ये हमारे पास है एक 3D ज्योमेट्री में बना रहा हूं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं 3D बनाने की।
ठीक है, ये देखो मेरे पास है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये देखिए, यहां हमने फोर्स लगाई, दैट फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स एक्चुअली। ठीक है, हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाई है वो टेंजेंशियल फोर्स है। इसमें लोअर एंड जो है ए बी सी डी, उसको हमने रखा है बच्चों फिक्स। अपर एंड पे हमने लगा दी फोर्स। अपर एंड पे जैसे ही हमने फोर्स लगाई वैसे ही लोअर एंड फिक्स था, और पी क्यू आर एस पे हमने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो अब ये देखो, अभी अपनी शेप को किस तरह से चेंज करता है, देखिए। अब मान लीजिए ये साइड यहाँ पे आ गई, ठीक है, और इसी तरह से ये साइड यहाँ पे आ गई। हर जगह डिफॉर्मिंग सेम रखना, डिफॉर्मिंग जिस एंगल से आप ले रहे हो उसी एंगल से आप आगे बढ़ा के चलना उस बात को, ठीक है। देखो हर जगह जिस एंगल से मैंने चेंज किया है उसी एंगल को आप आगे लेके चलेंगे। अब देखो उसकी शेप चेंज हो चुकी है, ये देखो आपको दिख भी रही है, ठीक है। और उसकी शेप चेंज हो गई, ये शिफ्टिंग होगी पी से पी डैश, एस से एस डैश, आर से आर डैश, और क्यू से क्यू डैश, ये पॉइंट था क्यू। और जिस एंगल से डिफॉर्मेशन हुई है दैट एंगल इज फाई। फाई को आप बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर, फाई इज द एंगल ऑफ शेयर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो फाई है वो है एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर, ठीक है। तो आप इसको टेंजेंशियल को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस को नॉर्मल, नॉर्मल से अलग होगा। टेंजेंशियल में शेप चेंज होगी, यहाँ पे शेप देखो चेंज हो चुकी है, शेप चेंजेस हियर, ठीक है ना। और जिस एंगल से चेंज हुई है वो फाई है एंगल आपके पास। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, this is nothing but equal to tangential stress, this is nothing but equal to tangential stress। तो क्या ये आर्टिकल आपको समझ में आया, आप मुझे बताओ प्लीज। क्या ये आर्टिकल समझ में आया बेटा? यस सर, आपने ये हाँ अमरवीर, करवाया मैंने पहले भी ये। अर्शदीप सिंह, एक बार डायग्राम समझा दो। अच्छा, सहज, यस सर क्लियर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो बेटा इनके जो डायग्राम्स हैं उनमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इनके डायग्राम बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। और इनके डायग्राम में यहाँ पे क्या दिखाया गया कि फाई से ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, मतलब पी से पी डैश चला जाता है, एस से एस डैश चला जाता है। मतलब लोअर एंड को फिक्स कर दें और अपर एंड पे फोर्स लगाएं तो कुछ इस तरह से बिहेव होता है, आप सोच के देख लो अपनी डेली लाइफ में। इसी तरह से यहाँ पे जो लेंथ इंक्रीज हुई है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन पे आपने फोर्स लगाई और फोर्स के कारण लेंथ इंक्रीज हुई, वो भी आप सोच सकते हैं कि रबड़ ले लो और रबड़ के साथ डील करके देख लो, ठीक है। तो वहां पे लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से डिक्रीज करने के लिए एक स्प्रिंग लो और स्प्रिंग पे दोनों साइड फोर्स लगाओ तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की कि स्ट्रेन क्या चीज होती है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे उसके टाइप्स के साथ भी डील करेंगे, ठीक है भाई। तो कैसे उसके टाइप्स के साथ डील करेंगे, तो इसके लिए मुझे ये डायग्राम फिर से चाहिएगा, क्योंकि मेरे पास होंगे लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग। चलो फिर भी रब कर रहा हूं मैं, क्लियर कर रहा हूं ऑल ड्राइंग्स। नाउ वी हैव द टॉपिक, दैट टॉपिक इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज होती है?
देखो भाई बच्चों, स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। पहली बात तो यही है कि ना तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता, ना इसकी यूनिट होती। इसको डिफाइन करते हैं कैसे? एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, पर यूनिट ओरिजिनल configuration change in configuration per unit original configuration. This is the actual definition of the strain. Strain is unitless, ना इसकी कोई यूनिट है, ना इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी कि डायमेंशन लेस भी है ये। ना तो इसकी कोई यूनिट है, ना इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो स्ट्रेन के कितने टाइप्स हैं, उसके टाइप्स के साथ डील करना हमारी सबसे अच्छा टारगेट है हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो स्ट्रेन के क्या क्या टाइप्स हैं, लेट्स स्टार्ट द टाइप्स। एंड द फर्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू टेक, दैट टाइप इज longitudinal strain. After that we will take volumetric, and the last one is shearing strain. The last one is shearing strain. ठीक है, तो अब हमने किसके साथ डील करना है? फर्स्ट आपका है longitudinal strain, longitudinal strain. After that we have to take volumetric strain, and after that we have to take shearing strain. मैंने पहले भी समझाया था shearing के बारे में, shearing strain, ठीक है। तो हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। एक टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा टाइप है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा टाइप है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक को कैसे करेंगे, और शेयरिंग को कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे कैसे हम इन तीनों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अपने वर्ड से ही पता चल रहा है कि लेंथ में यहाँ पे इंक्रीज होगा। हमने पहले भी बनाया था वो डायग्राम, फिर से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल होगा। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक, ये हो गया जी क्रॉस सेक्शनल व्यू हमारा। ये लो जी, इस बार बिल्कुल फिट बनाया हमने। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक के लिए हमें वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हम वॉल्यूम में चेंज मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, कैसे मैं फोर्स लगाऊंगा? मैं नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, जैसा कि मैंने स्ट्रेस के अंदर किया था वैसा ही कॉन्सेप्ट मुझे करना है फिर से। ठीक है, इस तरह से मैं फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे F, और यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स। इसकी जो लेंथ थी वो L के बराबर थी। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वैसे ही इसकी लेंथ क्या हो जाती है, कुछ इंक्रीज हो जाती है बाय सम फैक्टर। से दैट फैक्टर इज डेल्टा एल। एक्चुअली मैं मान रहा हूं उसको डेल्टा एल के बराबर। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। डेल्टा एल ही मानना जरूरी है नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये इसमें इंक्रीज हुआ लेंथ में, और लेंथ में उसकी जो इंक्रीज हुआ है, लेट अस कंसीडर दैट इंक्रीज इज डेल्टा एल एक्चुअली। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेल्टा एल बाई 2, और यहां पे भी हुआ आपके पास ये जो इंक्रीज हुआ है दैट इंक्रीज इज डेल्टा एल बाई 2। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल, और अब एल के बाद कितनी बन गई? एल प्लस डेल्टा एल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहता है मेरे को? ये कहता है कि मैं हूं कौन? मैं हूं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ कौन है? वो है आपके पास change in length. Longitudinal strain is actually the ratio of change in length per unit original length, per unit
ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में कितना चेंज हुआ है, टोटल चेंज डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ एल, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कोई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला होगा, नहीं, ये भी यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारे पास एक ओरिजिनल वॉल्यूम है जिसकी वॉल्यूम है v के बराबर, हमने यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगाई है F, F जैसा कि हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में किया था, डिटो वही करना है यहाँ पे, तो F, ठीक है, और उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाती है किस फैक्टर से, डेल्टा V फैक्टर से। तो ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुई है, कम, कितनी कम हुई है, डेल्टा V डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस रहेगा। ठीक है, अब देखो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए हमने आपके लिए 3D पिक बनाई थी, आपको याद भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बनाई थी 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये हमारे पास है 3D पिक में बना रहा हूं दोबारा से। ठीक है, एक कोशिश कर रहे हैं, क्या पता अच्छी बन जाए। ठीक है, देखो बच्चों, ओहो ये तो आगे निकल गई भाई, चलो कोई, देखो बच्चों हमारे पास ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और हमने कहा कि हमें इस पे क्या करना है, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना है कहां पे, यहाँ अपर फेस पे मैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता हूँ, नॉर्मल नहीं सॉरी, टेंजेंशियल फोर्स मुझे अप्लाई करना है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। एक्चुअली मेरे पास ये है लोअर एंड ए बी सी डी, जिसको मुझे रखना होता है फिक्स, ए बी सी डी को फिक्स रखना होता है, और अपर फेस जो है दैट फेस इज पी क्यू और आर एस, पी क्यू आर एस पे मुझे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ता है, PQRS पे मुझे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, और जैसे ही मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, मेरी जो अपर ऑब्जेक्ट है, अपर की शेप चेंज हो गई, कहां से आ गया वो, P से P डैश आ गया। ठीक है, इसी तरह से B से S, S डैश भी ट्रांसफर हो गया, B तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और Q से Q डैश और R से R डैश। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे चेंज हुआ। ठीक है भाई, ये देखो बच्चों, ये इस तरह से चेंज हुआ। ठीक है ना, जिस P से ये P डैश पोजीशन पे आ गया, S से S डैश, R से R डैश और Q से Q डैश। ठीक है, जिस एंगल से ये शेयरिंग हुई दैट एंगल इज फाई, लेट अस कंसीडर फाई इज एंगल ऑफ शेयर। तो शेयरिंग स्ट्रेन कितना है यहाँ पे, फाई के बराबर है। अब फाई क्या है, एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर। अब एंगल क्या होता है, एंगल तो आर्क डिवाइड बाय किसके, रेडियस के बराबर होता है। अब आर्क यहां से मैं कितनी लूं, P से P डैश ले लेता हूं, और यहां इसका सेंटर बन गया A के बराबर, यानी कि P P डैश और ये बन गया आपके पास A। P इनकी जो चेंज हुआ है वो मान लो डेल्टा L, OP भी L मान लो, ये भी L मान लो। तो आप क्या कहोगे, आर्क है आपके पास PP डैश डिवाइड बाय AP ले लो, तो PP डैश कितना है, डेल्टा L डिवाइड बाय L, दिस इज अगेन the same concept as that of longitudinal strain. So this was the concept of shearing strain. Here we have to calculate the angle of shear actually. ठीक है ना, एंगल ऑफ शेयर ही हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल। तीनों चीजें यूनिट लेस भी रहेंगी और डायमेंशन लेस भी रहेंगी, ये बात आप याद रखना। अब बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की, कि इलास्टिक लिमिट क्या चीज होती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अगर आप जनरली भी सोच के देखो तो भी आपको पता चल जाएगा कि इलास्टिक लिमिट क्या चीज होती है। भाई आपने मान लो एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग पे फोर्स लगानी शुरू कर दी, आपने इतनी फोर्स लगाई कि एट लास्ट वो टूट गया, समझ रहे हो, आपने इतनी फोर्स लगाई कि एट लास्ट वो टूट गया। तो आपने इसका क्या मतलब है, कवलप्रीत, देखो हमने क्या कहा कि हमने स्प्रिंग पे इतनी फोर्स लगाई, मान लो आपके पास रबड़ है चाहे, ठीक है,
मैं दोबारा समझा देता हूँ शेयरिंग को, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन को कैसे हम दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको शेयरिंग स्ट्रेन दोबारा से, ठीक है बेटा। वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार बड़े ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक 3D कॉन्फ़िगरेशन में ले रहा हूँ, ये देखो बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल मान लो, यानी कि क्यूब हो गया फिर ये ना। मैं इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल मान रहा हूं, वैसे मुझे इक्वल दिख नहीं रही डायग्राम में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी कंसिडरेशन के लिए इक्वल मान रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से देखो बच्चों, ये हमारा है लोअर फेस ए बी सी डी, जिसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए बी सी डी। ये लोअर फेस है, इसको रख लो बेटा फिक्स, ठीक है। इसको फिक्स कर दो। अपर जो है, अपर पे फोर्स लगा दो, पी क्यू आर एस, अपर फेस है हमारे पास। अपर फेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दो, एफ। एफ कैसी फोर्स है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स लगा दो। तो हमने जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह से चेंज हुआ। मान लो कि ये देखो, लोअर जो है, लोअर तो फिक्स रहेगा आपका, ठीक है। ये अपर में पी से पोजीशन अब नहीं आ गई, और अपर में एस से भी पोजीशन नहीं आ जाएगी, और क्यू से भी नई पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। नई पोजीशन में आपको शो करते जा रहा हूं, ठीक है। आर से भी एक नई पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। आर से आर डैश पे चला जाएगा। मतलब जो आपके पास चेंज आया कॉन्फ़िगरेशन में, वो अब आपके डायग्राम में बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके शेप में चेंज आया है। देखो बच्चों, मैंने कहा था ना, शेयरिंग का क्या काम होता है? शेयरिंग का काम होता है शेप को चेंज करना। अब देखो, एस से एस डैश आ गया, पी से पी डैश आ गया। अब आपकी जो ज्योमेट्री बनी है वो आर डैश और क्यू से क्यू डैश। अब आपके पास क्या बना है क्यू, पता है? ए बी सी डी पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश, ये है। और जिस एंगल से ये बेंड हुआ है, दैट एंगल इज फाइव। ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा, ये भी फाइव होगा, ये भी फाइव होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसी फाइव का नाम क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन है। यही फाई क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन है। या आप इसको एंगल ऑफ शेयर भी बोल सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेन भी बोल सकते हो आप इसको, या आप इसको एंगल ऑफ शेयर भी बोल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। एंगल ऑफ शेयर भी बोल सकते हो। अब एंगल को कैसे निकालते हैं? एंगल को निकालने का तरीका है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस बच्चों। अब आर्क यहाँ पे क्या लोगे? पीपी डैश ले लो, डिवाइड बाय एपी। अगर आपने इसे क्यूब लिया है तो हर जगह सेम ही होगा आपके पास, एस एस डैश अपॉन बी एस ले लो, ठीक है। या आर आर डैश अपॉन सी आर ले लो, या फिर आप क्यू क्यू डैश डिवाइड बाय डी क्यू ले लो। आपकी मर्जी है, हर जगह सेम होगा। और मान लो कि पीपी डैश जो है वो छोटी सी लेंथ है, पीपी डैश एस एस डैश छोटी सी लेंथ है, मान लो ये छोटी सी लेंथ है, ठीक है। इन सभी को मान लो डेल्टा एल के बराबर। तो पीपी डैश आपका डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ इसकी एल, क्योंकि हमने लिया है क्यूब, क्यूब में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, और इन तीनों को हमने एल के बराबर लिया। तो ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन भी क्या आ गया? डेल्टा एल अपॉन एल आ गया। दिस वाज द थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन शेयरिंग स्ट्रेन। Now we move to the article. That article is, मैंने क्या नाम लिया उसका? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है? इलास्टिक लिमिट का मतलब है अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स की, अप टू विच
If deforming force is removed, body regains its original shape completely. And beyond which, if deforming force is increased, the body loses its property of elasticity and get permanently deformed. मतलब अपर लिमिट ऑफ, इसको है ना सिंपल भाषा में बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं. अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच object behaves as perfectly elastic, and after which it does not behave as elastic, and after which it loses the property of elasticity. ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा. ठीक है ना. ये होता है भाई इलास्टिक लिमिट. ये मतलब वो हद होती है जहां तक हमारा ऑब्जेक्ट इलास्टिक बिहेव करता है. ठीक है. आफ्टर दैट वो अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देता है भाई, लूज कर देता है. ठीक है ना. इलास्टिसिटी को की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लूज कर देता है. अब बात आती है हमारे कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा. उस कॉन्सेप्ट का नाम है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ. देखो भाई, हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है. हाँ जी ईशान, ये क्लास हमारी YouTube पे शेयर होगी तभी इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है. ठीक है. स्ट्रेस within elastic limit. The first word is within elastic limit. Stress is directly proportional to strain. Stress क्या होता है बच्चों? Stress होता है force per unit area. हमने कहा force per unit area is directly proportional to change in configuration per unit original configuration. Change in configuration per unit original configuration. Change in configuration per unit original configuration. मतलब जितनी ज्यादा फोर्स आप लगाओगे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज उतना ही ज्यादा होगा. एंड दैट्स ट्रू. ठीक है ना. ये बात बिल्कुल सही है कि आप जितनी ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करते हो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज भी उतना ही ज्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है ना भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है. ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज जो है वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे. तो इसका मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ देखना चाहें, दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. वो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक्चुअली. ठीक है. ये हमने स्ट्रेस के लिए एक्सिस ले लिया. ठीक है. और ये एक्सिस हमने ले लिया स्ट्रेन के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट. हाँ जी, यहाँ पे एक वर्ड है विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट से हम बाहर नहीं जा रहे, तो हमारा स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, E इंटू स्ट्रेन. मैंने ये E जो है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and known as modulus of elasticity. Known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Modulus of elasticity. तो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन या यूं कहें कि क्या रिलेशन बन के हमारे पास आया, दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअली स्ट्रेस टू स्ट्रेन. This is the ratio of stress and strain. ठीक है.
दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो बच्चों, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ना इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो स्ट्रेस के बराबर ही होगा, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर होगा, एरिया इज L2। तो ये बन गया आपके पास m1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं आप। इसकी एसआई यूनिट क्या रहनी चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली, है ना। और इसका सीजीएस यूनिट क्या बनना चाहिए बोलो, सीजीएस यूनिट यहां से आप देख सकते हो, न्यूटन की जगह वर्ड आ जाएगा डायन, ठीक है ना, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां से हम इसको एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, मास 1 है, किलोग्राम, लेंथ -1 है, और सेकंड -2। इसी तरह से किलोग्राम की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस कैन आल्सो वी कैन राइट, ठीक है ना। तो इसकी एसआई यूनिट जो बनती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।